ये रही बाबूजी आपकी गर्मा गर्म चाय। अब इन बाबूजी के बारे में आपको क्या ही बताएं। ये ससुरा सुबह सुबह कीर्तन भजन लगा देते हैं, हमरा तो काम करने का मन ही नहीं करता। अरे इससे अच्छा तो कोई तड़कता भड़कता सा गाना लगा दे, ससुरा काम करने में भी ना मजा ही आ जाए चूना लगा के। हाँ अरे रामू, क्या बड़बड़ कर रहा है वहाँ खड़ा होके? अरे अरे बाबूजी, अरे अरे हम तो ये कह रहे थे कि आप है ना जो सुबह सुबह ये भजन कीर्तन लगाते हैं ना, हमरा तो मन ही प्रसन्न हो जाता है। हाँ अच्छा, तो तुझे भी पसंद आ गए भजन? कल बेटा और भी बढ़िया भजन लगाऊंगा इससे भी। ठीक है। वैसे बाबूजी, आप कह रहे थे ना कि कोई आने वाला है, तो हमने घर का सारा काम जो है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग सब जो है वो निपटा दिया है। और हाँ, कपड़े भी धोकर यही बरामदे में ही फैला दिए हैं। गर्मी इतनी है बाबूजी, पड़े पड़े यहीं सूख जाएंगे। और वैसे भी बाबूजी, उन्हें बाहर रखता हूँ तो कौन सा उन्हें अंदर लाना आपको याद रहता है। वैसे बाबूजी, हमने तो अम्मा जी के मनपसंद राजमा चावल भी जो है बना दिए हैं। आप कहें तो परोस दें आपके लिए गर्मा गर्म। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में लेकर खा लूंगा। अब तू ऐसा कर, हम चला जाओ वापस घर, तेरी घरवाली इंतजार कर रही हो। ठीक है बाबूजी, हाँ। चलते हैं। वैसे बाबूजी, एक बात बताइए, सुबह सुबह से ये सतीश भैया जो है कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे बाहर गए हैं क्या? अरे बेटा, सतीश भैया की भली चलाई। अरे कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और अपने सतीश भैया की दौड़ कॉलेज तक। अरे कॉलेज गया है, आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद? ठीक ठीक है बाबूजी, चलिए चलते हैं। हाँ, जयराम ठीक जी है, की। जयराम जी। अरे सुन, अरे बेटा जाने से पहले एक कप गर्मा गर्म चाय और पिला दे। चाय? अरे बाबूजी, अभी अभी तो पिए हैं आप, एक कप चाय। अरे बेटा एक कप और पिला दे। ठीक है बाबूजी। जा जा, बना ले बना ले। अब इन बाबूजी के बारे में आपको क्या ही बोले। इस सूरत दिन में 8-9 कप चाय ना पी लेना तो इनको तो तसल्ली ही ना हो। अरे कभी कभी हमें तो ये लगता है कि बाबूजी जो हैं अगर चाय पीना बंद कर देना तो इन चाय पत्ती कंपनियों का तो दिवाला ही हो जाए चूना लगा के। हाँ खैर, अब बोल दिए हैं तो बनानी तो पड़ेगी ही। चलिए एक कप और बना ही देते हैं इनके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे विनोद भाई साहब घर पे हैं क्या? अरे रामू, ऐसे अरे घर पे जरा हो क्या? अरे जरा देख तो सही, लगता है पड़ोस से मिसेस मौर्य आई है। अरे मिसेस मोरे की आई है? हाँ। अरे बाबूजी कुछ मांगने ही आई होंगी। अरे दरवाजा खोल दे जाके। अरे बाबूजी दरवाजा खुला है, अरे आ जाएंगी अपने आप। अरे मिसेस मौर्य आप आ जाइए, दरवाजा खुला है। जयराम जी की भाई साहब। जयराम जी की बैठिए। और बताइए मिसेस मौर्य, सब ठीक ठाक चल रहा है? अरे भाई साहब क्या बताऊं, चल रही है गाड़ी खींच खाच कर किसी तरह से। अच्छा, आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या? हाँ अच्छा ठीक, आप पढ़ लीजिए अखबार, मैं बाद में आ जाऊंगी लेने के लिए। ठीक है। चाय तो पिएगी? अरे भाई साहब चाय नहीं पीऊंगी। अब मैं, आप अखबार पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा मैं बाद में आ जाऊंगी दोबारा लेने के लिए। अच्छा, बड़ी रौनक लगी हुई है, कोई रिश्तेदार आए हुए हैं क्या आपके घर? अरे वो मेरी बहन और भांजा आए हैं गांव से। बड़ी अच्छी बात है, बहन और भांजे आने से घर में रौनक बनी रहती है। अच्छा, वो कुछ दिन रुकेंगे ना यहाँ पे? अरे हाँ, भांजा तो मेरे पास रह के यही शहर में पढ़ेगा कॉलेज में। बहन चली जाएंगी 2-4 दिन में वापस। चलिए भैया, बहुत बढ़िया बात है। मामा के शहर में भांजे का होने से कुछ तो फायदा होता है। हाँ बिल्कुल सही अच्छा, बात। ये रामू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं चला गया क्या? अरे नहीं, रामू तो किचन में काम कर रहा है। आप बताइए। अरे भाई साहब क्या बताऊं, खाना खाने बैठे थे,
देखा कि किचन में प्याज खत्म हो गई है। मैंने सोचा चलो भाई साहब पड़ोस में रहते हैं, इनके यहाँ से 2 प्याज ले आते हैं, जब शाम को जाऊंगी तो फिर मैं वापस कर दूंगी मार्केट से लाकर। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात क्या है मिसेस मौर्य, अभी मैं मंगाता हूँ। अरे बेटा रामू, जी बाबूजी, अरे जरा 2-3 प्याज तो ले आ। अभी लाया। बाबूजी, ये आप चाय के साथ प्याज कब से खाने लग गए? अरे बेवकूफ, मैंने अपने लिए नहीं मंगाए हैं प्याज, ये मिसेस मौर्य के लिए मंगाए हैं। अच्छा अच्छा, मिसेस मौर्य आई हैं। अरे मिसेस मौर्य आई हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगी ही। वैसे मिसेस मौर्य, हमें तो लगा आप चीनी वापस करने आई हैं। अरे कल परसों 2 कप चीनी भी तो लेके गए थे आप। हाँ हाँ याद है, चीनी लेके गई थी। अभी हमें प्याज की जरूरत है, जब बाजार जाऊंगी तो प्याज और चीनी दोनों वापस लेके आऊंगी। अभी प्याज हमें दे और मुझे जाना है। भाई साहब अब चले, पतिदेव खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। गर्मी में तो प्याज की जरूरत पड़ती है, ठीक है ठीक लू है। नहीं लगती है प्याज खाने से। जी जी बिल्कुल, तो आप ले लीजिए। हाँ। ये रामू बहुत चिक चिक करता, हर बात पे चिक चिक करता रहता है, हर बात बड़बड़ाता रहता है, कोई भी चीज बोलो तो बड़बड़ाता रहता है। अब क्या बताऊं भाई साहब, ये इतना सर पे चढ़ा रखे हैं भाई साहब इस नौकर को, पूरे टाइम कुछ भी बोलो तो बोलता रहता, बातों को बतंगड़ बनाता रहता है। चलिए ठीक है। सुना तूने? बाबूजी, बुरा ना माने तो एक बात कहें आपसे। हाँ हाँ बोल, तू कौन सा बोले बिना रह जाएगा। अरे मिसेस मौर्य जो है ना, हाँ। ये आपके सीधेपन का बड़ा फायदा उठाती हैं। अरे बड़ी ढील दे रखी है आपने। अरे जब देखो कुछ ना कुछ मांगने चली आती है हमारे घर पर। अरे बेटा ऐसी बात नहीं करते, अरे पड़ोसी हैं और पड़ोस में तो ये सब चलता ही रहता है। तू इन बातों को छोड़, जाके अपना काम कर। अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए, अरे हम तो नहीं जाते उनके घर में कुछ मांगने के लिए। खैर, हमें तो बड़ी खुंदक आती है इन पे। और बाबूजी, एक बात कहें आपसे, ये जो आप अखबार पढ़ रहे हैं ना, ये ले जाती है तो वापस नहीं देती। पता है क्या करती है उसका? अरे क्या करती हैं अखबार का? अरे बेच देती है कबाड़ी को। अरे तू छोड़ इन बातों को, तू जाके अपना काम कर। बाबूजी, काम तो हम निपटा लेंगे, हाँ। लेकिन आपने बहुत ढील दे रखी है इन्हें। हाँ हाँ हमें तो बड़ी खुंदक आती है इन पे चूना लगा के। हाँ चल ठीक है। अरे बेटा रामू, रामू, जी बाबूजी। अरे देख तो सही, घंटी बज रही है, देख जरा कौन आया अब। अब कौन आता है? घर में तो कोई ना कोई आता ही है। अरे बाबूजी, अरे कोई मेम साहब आई है दरवाजे पे और आपके बारे में पूछ रही हैं। अरे हमने तो मना कर दिया, वैसे कोई कुछ काम नहीं नाम बता रही थी अपना। अरे बेवकूफ, उन्हें ही आना था घर में, जा उन्हें लेकर आ। अरे सुन, आने से पहले चाय कॉफी का जरूर पूछ लेना। अच्छा, चाय कॉफी फिर से? ठीक है, आइए मैम साहब। ये ले जाओ। अरे आओ आओ, काम नहीं, बैठ। और ठीक हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बैठो। और ये बताओ भाई, घर ढूंढने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? तो घर ढूंढने में तो मुझे परेशानी नहीं हुई, लेकिन ये गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। अरे गर्मी का तो पूछो मत, लो पानी परेशान पियो। हो गई गर्मी से। जान में जान आ गई पानी पीकर। भगवान भला करे तुम्हारा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम तो रामू है। वैसे आप कुछ और लेंगी? चाय कॉफी या कुछ ठंडा लेके आऊं आपके लिए? नहीं अभी नहीं, अभी तो पानी पी लिया ना। वैसे मेम साहब, आप नाम पूछे तो रही हमारा। हाँ। अरे प्यार से तो सब हमें यहाँ रामू कहते हैं, लेकिन हमारा पूरा नाम जो है वो है राम भरोसे कलकत्ते वाले। हाँ। अच्छा अच्छा, कलकत्ता से हो? अरे नहीं नहीं, अरे हैं तो हम बनारस से, पर वो कहाँ है ना, अरे हमारे पिताजी को पान खाने का तो बड़ा ही शौक था। हाँ, और आप तो जानते ही हो, पान जो है हमारे बनारस के बिना वर्ल्ड फेमस है। अरे बच्चन माँ का गाना तो सुने है ना, वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, के पान बड़ा, जो भी हो,
लेकिन हम ही कह रहे थे कि हमें कलकत्ता जो नाम है ना वो बड़ा पसंद आ गया, क्योंकि हमारे पिताजी जो थे वो कलकत्ता पानी खाना पसंद करते थे। अच्छा। तो बस हमें ये कलकत्ते शब्द बड़ा पसंद आ गया और हमने अपने नाम के आगे राम भरोसे कलकत्ते वाले लगा दिया, और इसलिए हमारा नाम जो है वो हो गया राम भरोसे कलकत्ते वाले। भाई तुम्हारा रामू तो बड़ी मजेदार बातें करता है। अरे तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, ये सुबह से शाम तक यही करता रहेगा। अरे तू जा, तेरे को देर नहीं हो रही? अरे बाबूजी, अरे कैसी बात कर रही हैं? अरे मेम साहब पहली बार आए हैं हमारे घर। अरे मेम साहब के लिए चाय कॉफी तो हम ही बनाएंगे चूना लगा के। हाँ अरे चाय कॉफी मैं अपने आप बना लूंगा, तू जा। अरे ऐसे कैसे बाबूजी? अरे मेम साहब इतनी गर्मी में इतनी दूर से आई हैं, अरे उनके लिए चाय का प्रबंध तो हम ही करेंगे बाबूजी। हाँ अरे अब तेरी घरवाली तेरा इंतजार नहीं कर रही क्या? चल जा अब। ठीक है बाबूजी, चलते हैं। लेकिन मेम साहब अगली बार आइएगा तो चाय तो इस रामू की ही पीजिएगा। हाँ हाँ। चलिए चलते हैं। जयराम जी की। जय राम जी, जय राम जी। भाई बहुत बात होती है तुम्हारा अरे बस पूछो मत, दिमाग खराब कर देता है कभी-कभी। सब ठीक चल रहा है? अरे बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, तुम सुनाओ। और क्या बात है, तुम काम ही अकेले आई हो? अरे सुभाष बाबू को भी साथ ले आती। लोग सुभाष कहाँ से आते हैं? वो तो ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है। और कब की बात है? मुझे तो पता ही नहीं चला इस बारे में कुछ भी। क्या हुआ था? सर पिछले साल की तो बात है, अचानक दिल का दौरा पड़ा। अच्छे खासे रात में खाना खाकर लेटे थे, कहने लगे मुझे एक जरूरी काम से नोएडा जाना है। अपने पसंदीदा सूट के बारे में पूछने लगे कि ड्राई क्लीनर से आ गया है कि नहीं। तो मैंने कहा कि अगर आप टाइम से नहीं सोओगे तो सुबह आँख नहीं खुलेगी। तो कहने लगे कि बस ये न्यूज़ हेडलाइंस देख लो, अभी सोता हूँ। बस विनोद, जब मेरी सुबह आँख खुली तो बिस्तर पे नजर नहीं आए। मैंने सोचा शायद वॉशरूम में होंगे, आते ही चाय मांगेंगे। सुबह सुबह चाय पीने की आदत थी उनको। तो बस मैं पैरों में चप्पल डाल के सरपट कीचड़ की ओर दौड़ी कि चाय बना लूं। लेकिन चाय का कप हाथ में ले लिए मैंने पूरा घर छान मारा, कहीं नजर नहीं आए। वॉशरूम में देखा, बालकनी में देखा, सब जगह देखा, कहीं होते तो नजर आते। तभी मेरी नजर बिस्तर के दाहिनी ओर फर्श पर पड़ी। औंधे मुंह पड़े हुए थे। मेरी तो जान गले में हटक गई। पास जाकर हिलाया तो हलचल ही नहीं हुई। बेटे को पड़ोस के डॉक्टर को बुलाने भेजा। डॉक्टर ने आके चेकअप किया और बस यही कहा कि वो तो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े थे। ऐसा इंसान जो अपने बीवी, बच्चों, घर वालों की जरा से दुख से परेशान हो जाया करता था, और जब तक उनकी परेशानी का हल न निकाल ले उसे चैन नहीं पड़ता था। ऐसा इंसान इस तरह से चला गया बिना किसी को परेशान किए, और मैं उनके साथ बिस्तर पर सोती रही। मुझे पता भी नहीं चला कब उन्हें दौरा पड़ा, कब वो बिस्तर से गिर गए। अब मुझे अफसोस तो इस बात का है विनोद कि उस रात मैंने ही उनसे जल्दी सो जाने के लिए कहा था। मुझे क्या पता था कि वो इतनी गहरी नींद सो जाएंगे कि फिर उठाने से भी नहीं उठेंगे। शांत हो जाओ कामनी, शांत हो जाओ। आओ बैठो। बस यही तो एक ऐसी चीज है जिस पर इंसान का बस नहीं चलता। इसका समय पूरा हो जाता है, उसे कौन रोक सका है भला। तुम संभालो अपने आप को कामनी, तुम्हें बच्चों को भी तो संभालना है। वैसे बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? बेटे की जॉब लग गई है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अच्छा। बेटी अभी पढ़ रही है मेरी।
क्या बात है विनोद, घर में कोई नजर नहीं आ रहा, सब बाहर गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं काम नहीं, घर में और कोई नहीं है, बस 2 बेटे हैं, दोनों की जॉब लग गई है, दोनों अपनी अपनी फैमिलीज में व्यस्त हैं। बड़ा बेटा पिथौरागढ़ रहता है और छोटा बेटा मुरादाबाद। आते हैं कभी कभार मिलने। और मेरी पत्नी सुमन, वो तो उम्र के इस पड़ाव में मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। एक एक्सीडेंट ने छीन लिया मुझसे मेरी सुमन। बस कुछ 2-4 परिचित हैं, बाकी ज्यादातर समय तो ऑफिस में ही कट जाता है। खैर छोड़ो, अब इन सब की तो आदत पड़ गई है। बड़ा दुख हुआ विनोद तुम्हारी पत्नी के बारे में जानकर। बस भगवान की मर्जी के आगे किसी की कहाँ चलती है, खुद को ही समझाना पड़ता है। अच्छा विनोद, काफी देर हो गई, अब मैं चलती हूँ, मुझे अरे चलना होगा। अरे कामनी, अभी तो आई हो तुम। अरे कम से कम चाय तो पी कर जाओ। अरे सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा, तुम्हें चाय नहीं कॉफी पसंद हुआ करती थी। नहीं नहीं, अब तो चाय भी पी लेती हूँ। दरअसल सुभाष को अदरक वाली चाय बहुत पसंद थी, अच्छा, तो उनके लिए बनाते बनाते खुद भी कब पीने लगी पता ही नहीं चला। लेकिन विनोद आज नहीं पीऊंगी, आज जरा जल्दी में हूँ। अरे कामनी रुको तो सही, कम से कम नींबू पानी पी जाओ। अरे बल्कि मैं तो कह रहा हूँ खाना ही खा जाओ। अरे आज तो रामू ने राजमा चावल बनाए हैं। अरे नहीं नहीं, खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, घर से निकलते समय ही खाया था मैंने, तो अभी चलूंगी विनोद। बस पानी पी लेती हूँ एक, ये ठीक है, बहुत गर्मी अरे, हो रही है ना, पानी तो एक पिला काम दो। करो, पानी तो मैं पिला दूंगा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं जल्दी से नींबू पानी बनाता अरे नहीं नहीं, नींबू पानी नहीं पीऊंगी। दरअसल पिताजी घर में अकेले हैं, वो ऊंचा सुनते हैं ना, तो फिर मुझे अकेले छोड़ते हुए चिंता होती है। और मैंने सोचा था यहाँ से लौटते हुए थोड़ा बाजार का काम भी कर लूंगी, देर हो रही है अभी निकलूंगी। बस पानी पिला दो मुझे एक गिलास। अरे कामनी, उतनी देर में तो मैं नींबू पानी ले आऊंगा, बैठो तुम। अच्छा चलो, आता है तो फिर नींबू पानी बनाना। अरे तुम्हारा नौकर तो चला गया, तुम बनाओगे नींबू पानी? अरे इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो मुझे। अरे भाई, कुछ चीजें तो आती है मुझे बनानी। अच्छा चलो, मैं 5 मिनट बैठती हूँ, बना के लाऊं। बस मैं यूं गया और यूं देर आया। नहीं करना। नहीं नहीं, मैं बस तुरंत लेके आया। ये लो काम, नींबू पानी पियो और पीकर बताओ कैसा बना है। नींबू पानी बनाने में तो पास हो गए तुम, बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा विनोद, अभी चलूंगी, भाई देखो तुम्हें फुर्सत मिले तो हमारी तरफ चक्कर लगाओ। अरे बिल्कुल कामनी, मैं बिल्कुल चक्कर लगाऊंगा। और देखो गर्मी से अपना बचाव रखो, बहुत गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, चलो हाँ। मिलते हैं। राम राम मामा जी। अरे राम 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 बेटा, क्या बात है भाई, आज तो बड़ी देर कर दी तुमने आने में। हाँ मामा जी, देर तो हो गई। हाँ, मामा जी, ये महिला कौन थी जो अभी मेरे आगे से निकल गई? अरे वो, अरे कोई नहीं बेटा, वो मेरी एक पुरानी परिचित है। और तुम बताओ, तुम्हारा कुछ काम बना कि नहीं? तुम एक काम करो, पहले पानी वानी पी लो, और इतनी गर्मी में आए। हाँ मामा जी, पानी तो मैं जरूर पीऊंगा, बहुत गर्मी है। मामा जी, मुझे हॉस्टल में कमरा मिल गया है और 1-2 दिनों में बस मैं वहाँ शिफ्ट कर जाऊंगा। अच्छा मामा जी, ये जो महिला थी आपकी परिचित, जरूर किसी काम से आई होगी, यहीं पड़ोस में रहती थी क्या? अरे नहीं बेटा, पड़ोस में नहीं रहती है, ये तो यहाँ से काफी दूर रहती है। किसी काम से नहीं, बस यूं ही मिलने चली आई थी मेरे साथ। हैं? क्या तुम ये छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि बेटा, मामा का घर होते हुए तुम्हें हॉस्टल में जाने की क्या जरूरत है? लगता है मामा के पास दिल नहीं लग रहा अब तुम्हारा, है ना? नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बड़ा परेशान कर रखा था। अब कॉलेज के पास हॉस्टल में कमरा मिल रहा है तो सोचा वहीं शिफ्ट कर जाता हूँ। मामा जी, आने जाने का समय बचेगा, और तो और लाइब्रेरी भी एकदम पास में ही है। मामा जी, एक बात बताइए, हमसे तो कोई बगैर काम के यूं मिलने आता नहीं, आपसे लोग यूं ही मिलने चले आते हैं। वाह, क्या बात है आपकी। सही कहा बेटा तुमने। दरअसल क्या है ना, ये सब नियति की बातें हैं, जानते हो।
हमारी जिंदगी में जो भी लोग आते हैं वो किसी ना किसी मकसद से, किसी ना किसी वजह से हमारी जिंदगी में आते हैं, और मकसद पूरा हो गया तो बस किसी न किसी बहाने चले भी जाते हैं। अरे अब तुम्हें ही देख लो, तुम भी तो बेटा जाने की बात कर ही रहे हो। मामा जी घूम फिरकर आप मेरे ऊपर ही आ जाते हो। भाई मैंने तो सुना है आप अपनी जवानी के दिनों में बड़े ही आशिक मिजाज और दिल फेक हुआ करते थे। अरे भाई आपने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं अपने समय में। और तो और मैंने भी ये तो सुना है कि किसी लड़की ने आपके प्यार के खातिर जान तक दे डाली थी। अरे पागल थी वो आपके प्यार के लिए। भाई मैं तो ऐसी बातों पर कतई विश्वास नहीं करता हूँ। दुनिया जो भी बोले पर भरोसा मेरा अपना भरोसा है। पर मामा जी कान का इतना कच्चा भी नहीं है आपका भांजा। जरूर कोई बात तो रही होगी है भाई, कुछ तो बात होगी। मैं तो कहता हूँ चिंगारी जहाँ होती है धुआं भी तो वहीं से उठता है। बताइए ना मामा जी इस बात में कितनी सच्चाई है। अरे मुझे ये बताओ कि तुम्हारे किसने कान भर दिए मेरे खिलाफ? ओहो मामा जी मेरे कान भला कौन भरेगा। अरे भाई घर में एक बार हमारे बात हो रही थी तो अम्मा जी के मुंह से निकल गया बस। वैसे अम्मा जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ पर है? अरे बेटा घर में शांति अच्छी नहीं लग रही क्या तुम्हें? हैं? खैर तुम ये बेकार की बातें छोड़ो, थके हारे आए हो, हाथ मुंह धो लो। हाँ। अरे खाना बना के गया है रामू, और आज तो राजमा चावल बनाए तुम्हारी पसंद के। हाथ मुंह धो के खाना परोस लो। राजमा आज चावल? तुम्हारे बारे में पूछ भी रहा था। अच्छा भाई राजमा चावल की खुशबू तो मुझे मोहल्ले में घुसते ही आ गई थी। और बाकी रही बात रामू की तो बड़ा बेवकूफ मेरे लिए क्यों पूछ रहा था। खैर मामा जी छोड़िए आपको बताऊं फिलहाल मुझे भूख नहीं है। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी। हमारे कॉलेज के पास में ही एक दुखी राम समोसे वाले हैं। मैंने वहां गया और 1 2 3 करके 3 समोसे नीचे उतार गया। मामा जी फिलहाल भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। वैसे रामू तो खाना बढ़िया बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहो तो मैं आपके लिए राजमा चावल परोस करके ले आऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अभी बाद में खाऊंगा, अभी तो मैंने नींबू पानी पिया है। नींबू पानी? भाई नींबू पानी तो ग्रीष्मकालीन ऋतु में बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक और लाभप्रद होता है। मैं तो कहता हूँ सबको नींबू पानी पीना ही चाहिए। मामा जी नींबू पानी से याद आया, आपने कुछ बताया नहीं उस लड़की के बारे में भाई जिसने आपके लिए अपनी जान तक दे डाली थी। बताइए ना। क्या बताऊं बेटा, आज भी जब इस बारे में सोचता हूँ तो खुद को माफ नहीं कर पाता। कविता नाम था उसका, कॉलेज में हम साथ ही पढ़ा करते थे। एक अमीर बाप की इकलौती संतान, बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत, पढ़ाई लिखाई में अव्वल और बेहद ही सलीकेदार। और मैं एक साधारण से परिवार का साधारण सा लड़का, जिसे ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके मुझे जल्दी ही कोई नौकरी करनी पड़ेगी अपने घर का बोझ कम करने के लिए। बस मैंने जैसे तैसे ग्रेजुएशन ही की थी कि माँ पिताजी ने तुम्हारी मामी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। अरे बेटा उस जमाने में लड़का लड़की को पूछता ही कौन था, बहुत हो गया तो फोटो दिखा दी जाती थी। अरे हद से हद लड़का लड़की को देखने दिखाने की रस्म पूरी कर दी जाती थी बस, और बाकी सारी बातें तो बड़े ही तय करते थे। और वैसे भी इस रिश्ते से पिताजी को मुंह मांगा दहेज मिल रहा था, और मुझे अपने ससुर की सिफारिश से एक सरकारी नौकरी। मेरा रिश्ता तय होने के बाद एक बार आई थी कविता, और उसने मुझसे पूछा भी था कि विनोद मुझमें क्या कमी थी, क्या बताता, कोई कमी होती तो कुछ कहता। बस नहीं कह सका कि तुम मुझसे कहीं बेहतर की हकदार। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर तलाश करेंगे, और मुझमें हिम्मत नहीं है अपने माँ बाप से इस विषय में बात करने की। बस बेटा, फिर ये बात सुनकर आंखों में आंसू लिए चुपचाप चली गई वो वहां से। और जिस रात मेरा सेहरा सजाया गया, उसी रात उसने नींद की गोलियां खाकर इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज भी जब इस बारे में सोचता हूं तो खुद को माफ नहीं कर पाता। जानते हो, आज भी अक्सर सपने में आकर मुझसे पूछती है कि विनोद
तुमने बताया नहीं कि मुझ में क्या कमी थी। मामा जी वेरी सॉरी, बड़ी ही दुखद घटना है। मैं तो सोचता था कि लोग यूं ही कहते हैं। अरे भाई, लोगों का काम होता है बातें बनाना, दिल का ताया बनाए बगैर लोगों को चैन ही कहाँ आता है। पर मामा जी, हमारी बिरादरी में तो आपके और मामी जी के प्यार के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। सब कहते हैं कभी भी किसी ने भी आप दोनों को ऊंची आवाज में कभी भी बात करते हुए नहीं सुना। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, अरे ना कोई गिला, ना कोई शिकवा। सही कहा बेटा तुमने। दरअसल मैंने कसम खाई थी उसी लड़की की जो मेरे लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई कि उसे तो मैं कुछ ना दे सका, पर ये लड़की जो अपना घर बार, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ छोड़कर मेरे भरोसे इस घर में आई है, कम से कम उसे तो मैं वो सब दूं जिसकी वो हकदार है। और बेटा जानते हो, तुम्हारी मामी का दिल दुखाने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर किसी बात पर तुम्हारी मामी मुझसे नाराज हो भी जाती थी ना, तो मैं ही हमेशा उसे मना लिया करता था। बस इस बार तो वो भी मुझसे ऐसा रूठी कि मेरे लाख मनाने के बाद भी फिर वो नहीं मानी, और वो भी मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई कविता के पास। मामा जी, अम्मा कह रही थी किसी ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, बड़ा ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे पूरी बात तो पता नहीं, पर असल में हुआ क्या था? क्या बताऊं बेटा तुम्हें, तुम्हारी मामी को बरसों से आदत थी रोज सुबह गाय और कुत्ते को रोटी खिलाया करती थी, और उस दिन भी गेट के बाहर उन्हें रोटी खिला रही थी। और पड़ोस का कोई व्यक्ति अपने बेटे को गाड़ी चलाना सिखा रहा, शायद उसके बेटे से गाड़ी बैलेंस नहीं हुई और ये हादसा हो गया। और जब तक तुम्हारी चाची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते वो दम तोड़ चुकी थी। मामा जी, मैंने तो ये भी सुना था आपने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अरे किसी प्रकार का कोई केस नहीं किया? हाँ बेटा, तहकीकात करने तो आई थी पुलिस, और जानते हो उस समय तो अखबार में भी इस बारे में बहुत खबरें छपी थी। दोनों बाप बेटा आए थे मुझसे मिलने, बेहद शर्मिंदा थे। वही दोनों लेकर गए तुम्हारी चाची को अस्पताल, और अब उस बच्चे को सजा हो भी जाती तो तुम्हारी चाची तो वापस आने से रही थी ना। शायद किस्मत को यही मंजूर था, और क्या कहा जा सकता। खैर बेटा छोड़ो, देखो मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि तुम यहीं रह जाओ मेरे पास, पर तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि हॉस्टल में रहना ज्यादा बेहतर है तो जैसा तुम ठीक समझो, कभी कभार मिलने आते रहना। ओहो मामा जी, मामा जी, मामा जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भाई इतने बड़े शहर में आपके अलावा मेरा और कोई है भी तो नहीं। मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। खैर मामा जी, बातों बातों में आपने उनके बारे में तो बताया नहीं जो आपसे यूं ही मिलने चली आई थी। अरे मुझे ये बताओ, तुम अपने मामा की फाइलें खोलते रहोगे या अपने बारे में भी कुछ बताओगे? मेरे बारे में? हाँ? अरे तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि गांव की किसी छोरी से बड़ा जोर का नैन मटक्का चल रहा था तुम्हारा, और इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया। क्यों बेटा? देखो एक चीज ध्यान रख लो, मेरा गांव भले ही लगातार आना जाना ना होता हो, लेकिन फोन पे मैं तुम्हारी सारी खैर खबर रखता हूँ। आई समझ में? और अपने मामा की एक बात और गांठ बांध लो, पास पड़ोस की हर लड़की को अपनी बहन समझा करो। आई समझ में? जाओ जाके एक गिलास पानी लेके आओ। अरे मैं यहीं से पानी पिला देता हूँ। मामा जी, मामा जी, मामा जी, अरे भाई मैं नहीं कर रहा था कोई नैन मटकता। अरे अम्मा जी का क्या है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। मामा जी, वैसे उसका नाम किरण है, हमारे गांव में रहने आई है अपने ताऊ जी के घर। शहर में कुछ लड़कों ने उसके साथ बड़ी बदतमीजी की, बहुत परेशान किया। आते जाते बेचारी के ऊपर छीटाकशी करते रहते थे। आखिर में उसकी मम्मी पापा ने परेशान होकर के उसे गांव भेज दिया, और बस वो आकर के रहने लग गई। मामा जी, वो मेरी हम उम्र थी, और मेरी छोटी बहन रानी से उसकी दोस्ती हो गई। और शहर में तो पूछो ही मत, घर से बाहर निकलना, अब मार्केट जाना, स्कूल जाना, सब कुछ दुबर हो गया था। अब मामा जी इसी बहाने से घर में आना जाना लगा रहता था उसका। अब मामा जी किसी से राम राम दुआ सलाम कर लो तो इसे नैन मटक्का तो नहीं कहा जाएगा ना। और वैसे भी मामा जी 12वीं के बाद हमारे गांव में पढ़ाई कहाँ होती है? अरे आपको तो सब मालूम है, कॉलेज कहाँ है। और अम्मा कह रही थी कि मैं बिगड़ रहा था इसलिए शहर में भेज दिया। अरे भाई मैं तो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए शहर में आया हूँ।
खैर सब बातों को छोड़िए मामा जी, आपने उस मोहतरमा के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है जो यूं ही चली आई थी। अरे मुझे तो लगता है कि भाई दाल में कुछ काला 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 है। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं। अरे वो भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। अरे भाई अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी, बस फिर अपनी अपनी गृहस्थियों में व्यस्त हो गए, कभी एक दूसरे से मिलना ही नहीं हुआ। अरे अभी 2-3 महीना पहले मुझे मेट्रो स्टेशन पर टकरा था। अरे भाई मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गया, पर उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर जब पास जाके मैंने उनसे बातचीत शुरू की तो उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। अब मेट्रो स्टेशन पे तो हमारी 5-7 मिनट बात हो पाई, एक दूसरे को अपने फोन नंबर दिए और आज वो हमसे मिलने चली आई। और तो कोई बात नहीं है। यानी कि मेट्रो में मैचिंग हो गई ब्लू लाइन में या पिंक लाइन में। अरे मामा जी मामा जी मामा जी, बस मैं तो यही कह रहा था कि वो आपसे मिलने आई और आपसे बातचीत हुई। कहीं मैं कबाब में बीच में आकर के हड्डी तो नहीं बन गया? अरे कहीं मैंने आपका समय तो नहीं खराब कर दिया? अरे सब बातों को छोड़िए, ये बताइए कि आपकी और उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप हुई बस। अपने मामा से ऐसी बात करते हुए शर्म तो नहीं आ रही ना तुम्हें? अरे बेटा अपने बच्चों के बारे में बता रही थी। अभी 2 साल पहले उनके पति का हार्ट अटैक से देहांत हो गया, इस बारे में बात कर रही थी। पर तुम्हारा दिमाग हमेशा खराब रहता है ना? तो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा दिखता है। अरे ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई बेटा। ओहो मामा जी, मैं तो समझ रहा था कि दाल में कुछ काला काला है और यहाँ पर तो पूरी काली माँ की दाल है। अरे मामा जी, अगर ऐसी वैसी बात हुई भी हो तो कोई बात नहीं। देखिए ना मामा जी, बुरा मत मानिएगा, मामी जी के जाने के बाद आपको भी तो अकेलापन लगता होगा, आपको भी तो अकेलापन महसूस होता होगा ना। अब देखिए आपके दोनों बच्चे तो अपने परिवारों के साथ में वेल सेटल है और कभी कभार तो आपसे शहर में मिलने आते होंगे, क्यों? हाँ ये बात तो तुमने सही कही बेटा। तुम्हारी मामी के जाने के बाद ये घर काटने को दौड़ता है। अब कहने को तो रामू आता है काम करने, बस बड़बड़ करते हुए आता है और बड़बड़ करते हुए चले जाता है। अब कुछ ज्यादा जान परिचित तो मेरे हैं नहीं। खैर छोड़ो। अरे बेटा मैं इसीलिए तो तुम्हें कह रहा था कि तुम यहीं रुक जाओ। फिर ओह मामा जी, मैं रुक जाऊंगा, पर देखिए मामा जी, आप ही तो कहते हैं कि हमसे अगर कोई भी जीवन में मिलता है तो वो किसी न किसी मकसद के द्वारा ही मिलता है और जब मकसद पूरा हो जाता है तो वो चला जाता है। वरना इतने सालों के बाद आपकी और उनकी मुलाकात कैसे होती मामा जी? सोचिए मामा जी, जमाना बदल रहा है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अरे हम ग्रामवासी भी अपने गांवों में बैठकर मोबाइल के द्वारा विश्व के साथ जुड़ जाते हैं मामा जी। अरे मामा जी, आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। अरे सोचिए, अगर नहीं सोचा है तो हाथ जोड़कर विनती है, एक बार सोच कर देखिए। अरे बेटा तुम क्यों बात का बतंगड़ बनाने में लगे हुए हो? अरे तुम्हारी अम्मा ने कहा था मुझे तुम्हें समझाने के लिए, और यहाँ तुम हो कि मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाने लग गए। अरे भाई इस उम्र में उल्टी गंगा क्यों बहाने लग रहे हो तुम? देखिए मामा जी, देखिए जो मेरे मन में आया मैंने आपको कह दिया, आगे आपकी मर्जी है। और कल को जब उनके बच्चे भी सेटल हो जाएंगे और अपने अपने परिवारों में लीन हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे, तब वह इस बात को सोचेंगी, पर कहेंगी कुछ भी नहीं। मामा जी लोगों का क्या है? अरे लोगों वो तो बातें ही बनानी पड़ती है। 2-4 दिन बातें बनाते हैं, फिर सब अपने अपने कामों में यूं बिजी हो जाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे मामा जी, मैं तो कहता हूँ अगली बार जब आपको मामी जी मिले, माफ कीजिए, जब मोहतरमा मिले तो उनका मन टटोल कर देख लेना, बाकी आपकी आगे मर्जी। और देखिए मामा जी, बातों से पेट कभी नहीं भरता है। अरे पेट भरता है खाने से, वो भी राजमा चावल। सब बातों को छोड़िए, चल करके खाना खाते हैं। अरे भाई बातों बातों में मुझे तो बड़ी भूख लगी है। वैसे अभी तक अम्मा जी भी नहीं आई। अरे अम्मा, अरे बेटा आ जाएंगी अम्मा जी, तू चैन से खाना तो खा ले। हाँ मामा जी, मैं तो चैन से खाना खाऊंगा और उसके बाद जाकर के कमरे में अपनी कमर सीधी करूंगा, बड़ा थक गया हूँ। अरे भाई मुझे पैकिंग भी करनी है उसके बाद। चलिए ना, चलो आप चलिए, ये मैं सामान उठा करके आता हूँ। आइए आइए प्लीज।
गम के आंसू हमने सोचा न था ये दिन आएंगे जब हुआ था मगर अरे बेटा सतीश, जी मामा जी। अरे जरा देख तो सही दरवाजे पे कौन आ गया। हाँ मामा जी, मैं देखता हूँ। अरे भरी दोपहरिया में कौन आ गया? अरे अम्मा जी, आओ आओ। अम्मा जी आ गई। गर्मी है बाहर तो आ जाओ सुनीता। भैया, बड़ी गर्मी है बाहर। अरे अरे अम्मा जी, बड़ी देर लगा दी आने में। अरे देखो अम्मा जी, बुरा मत मानना, ये अपना गांव ना है, ये शहर है। अगर कभी इधर उधर गुम हो गई तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। अरे नाच बेटे, यूँ बता मुझे, तू चाहे क्या है? कभी कहे जल्दी घर आ जा, कभी कहे जल्दी क्यों आ गई? पता नहीं चाहता क्या है ये अरे मुझसे। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर सांस लो जरा, सांस लो, ठीक है। अम्मा जी गई कहाँ थी? मंदिर गई थी मैं, और कहाँ जाऊंगी? देख नहीं रहा, टोकरी लेके आई हूँ मंदिर से। इतनी देर बैठ गई आप तो। कीर्तन इतने जोर के चल रहे थे भैया, अच्छा, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था घर आने को। लो कर लो बात। जब मन नहीं कर रहा था तो बेकार में क्यों चली आई हैं? इससे अच्छा तो वहाँ बैठ करके भजन कर लेती, भोजन कर लेती, हमारे लिए भी ले आती। तू चाहे क्या है मुझसे? मैं कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो भैया? नाड़ा मुझसे कह देते, रामू से डलवा लेते, आप क्यों डाल रहे हो? अरे अम्मा अम्मा, तुम तो 2-4 दिन में गांव चली जाओगी हैं? उसके बाद तो ये छोटे मोटे काम मामा जी को करने ही पड़ेंगे ना। तो मामा जी के बारे में कुछ सोचना चाहिए या नहीं हमें? साफ साफ कह, तू कहना क्या चाहता है भैया? अरे देखो, कोई तो ऐसा घर में होना चाहिए ना जो छोटे मोटे काम देख ले, मामा जी की देखभाल करे, बस। रामू है ना, जो सुबह आता है, दोपहरे आता है, शाम को आता है, सारा ही तो करके जाता है भैया। हाँ बिल्कुल। सारा ही तो काम कर जाता है, क्या चाहिए तेरे मामा को? ठीक है, देखिए अम्मा जी, रामू तो अपनी जगह है। मैं तो बस ये कह रहा था कि देखिए, मामी जी के जाने के बाद मामा भी अकेले जी हो गए हैं। छोटे मोटे काम खुद करने पड़ते हैं। कोई आता है, कोई जाता है, किसी से मिलना है, सारी बातें हैं। क्यों ना हम मामा जी की दूसरी शादी करवा दें? अरे नाच पीटे, तू पागल हो गया है क्या? कहीं भागवत चढ़ाया है क्या? अरे मैं तो यूं ही कह रहा था मामा कर रहा है जी। ऐसे। शांत हो जाओ सुनीता, वो तो यूं ही मजाक कर रहा क्या है। शांति हो जाऊं भैया? क्या बोल रहा है ये? सुनो, अरे मजाक कर रहा है वो। ऐसे मजाक मुझे कतई पसंद नहीं है भैया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये सब छोड़ो, तुम खाना खाओ। हाँ हाँ अम्मा जी, मैं खाना नहीं अम्मा जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझसे भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। सब बातों को छोड़ो। रामू ने तुम्हारे लिए एकदम गरम गरम मसाले वाले राजमा चावल बनाए हैं। चलो ना, खाना खा लो ना। राजमा चावल हो चाहे मालपुए हो, न खाने की तो न खाने की मैं। शांत हो जाओ भाई, इतनी क्या गुस्सा होने की जरूरत है? और खाने से क्या दुश्मनी होगी तुम्हारी? हाँ चलो आराम से खाना खा लो। चलो। मैं नहीं खाऊंगी भैया खाना, न खाऊंगी न खाऊंगी न खाऊंगी। अरे तो खाना क्यों नहीं खाओगी, ये तो बताओ। हैं? मैं नहीं खा सकती खाना। अरे क्यों पर नहीं खा क्यों सकती? नहीं खा सकती? आज मेरा एकादशी का व्रत है भैया। अब अब ये बताओ
बताओ भैया, मेरे को आज एकादशी का दिन है, आपने चावल कैसे बनवाए आज? मामा जी, अरे तूने बताया नहीं रामू को? मैंने बताया था, पर राजमा अगर आज चावल खा लेंगे एकादशी वाले दिन तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा पाप होता है एकादशी के दिन चावल खाने से, तुझे पता है क्या? भैया को भी पता होगा। देखो अम्मा, आ गई ना वही बात, घूम फिर के वही बात आ गई ना। अब घर में कोई गृहिणी हो, कोई महिला हो, संभालने वाली हो, पूजा पाठ करने वाली हो, तो उनको इस सब बातों का पता चले ना कि चावल कब बनाने। देख लो भैया, फिर उसी जगह आ गया ये। अरे तुम छोड़ो पागल है वो, ऐसी बातें करता है। मैं तो खाली मामा जी की मदद के लिए। अरे तुम एक काम करो, खाना नहीं खाना है तो तुम चल के आराम करो। हाँ हाँ, ठीक है? दिमाग खराब कर दिया, करूंगी आराम ही करूंगी। देखो भैया, मैं कह देती हूँ, इस छोरे को समझा लेना, फिर पिटा जाएगा किसी दिन अरे मैं मुझसे। समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। चल नहीं, मैं फिर दूंगी इसको। अरे ठीक है ठीक है। अम्मा जी मेरी तौबा। ये तो मामा जी की क्या, मेरी भी शादी नहीं करवाएगी। ससुरा, इस घर में तो काम कर करके हम तो थक ही गए। चलिए आज इनके लिए छोले वाली दाल ही बना देते हैं। पर ससुरा, ये बात तो अभी ध्यान में आई, अरे आज तो घर में ना सतीश भैया हैं और ना बाबूजी हैं। अरे रोज सुबह कीर्तन भजन सुन सुन के तो हम पक ही गए। ससुरा, आज मौके पे चौका लगाई के थोड़ा नाच गाना ही कर ले, हैं? अरे विवेक भैया, लगा दिए। ये ससुरा टेप रिकॉर्डर तो यहीं पड़ा है, अभी ऑन करते हैं। ये ससुरा रंग में भंग डालने कौन आ गया? दरवाजा खोलो। देखते हैं। अरे सतीश भैया, आइए आइए आइए। मेरे बाप, पहले तुम साइड तो हो जाओ। हाँ, गधे की लात पे और रामू की बात पे कभी भरोसा मत करो। पहले तो ये बता, तू कानों में रूह डाल करके सो जाता है क्या? अरे सतीश भैया, अरे हम तो घर के काम करने में बिजी थे। अरे हम कौन सा ससुरा नाच गा रहे थे घर पे। वैसे आ गया मस्जिद से दौड़ लगाकर। मस्जिद से दौड़ लगाकर? अरे भाई, मेरा मस्जिद में क्या काम है? अरे मुझे तो मंदिर जाने तक की फुर्सत नहीं है। अरे वो बाबूजी कह रहे थे हैं? कि आप रोज मस्जिद तक दौड़ लगाते हैं। खैर जाने दीजिए। वैसे सतीश भैया, ये सामान काहे पैक कर रहे हैं? अरे कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? अरे नहीं भाई, यहाँ से मस्जिद दूर है ना। अब मेरा मतलब यहाँ से कॉलेज दूर है ना, तो मैं कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा हूँ। हाँ, और मैं गांव नहीं जा रहा हूँ, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। पैकिंग करनी है मुझे भाई। अच्छा, हॉस्टल जा रहे हैं। हाँ चलिए सही है। लेकिन सतीश भैया एक बात बताइए हमें। हाँ, ये अब घर पर है तो अच्छा ही है, ये ससुरा हॉस्टल काहे जा रहे हैं? अरे आपके आने से तो घर में रौनक सी आ गई थी और बाबूजी का भी मन लगने लग गया था। अरे हॉस्टल नहीं जाइए भैया। अरे तू चिंता मत कर, हैं? मैं हफ्ते में 10 दिन में तुझसे और मामा जी से मिलने के लिए आऊंगा, बस खुश। पर एक बात बताऊं, अब तेरा काम आधा होने वाला है, तू खुश हो जा। खुश तो हो जाएंगे हम भैया, लेकिन उससे पहले एक बात कहें आपसे। हाँ हाँ। अरे मिलने से याद आया, अरे आज तो बाबूजी से एक मेम साहब आए थे मिलने। हाँ, वो तो मैंने भी सुना, अब मेरा मतलब मैंने भी देखा था, पर आगे क्या हुआ ये तो बता। अरे सुनिए तो सही। अरे पहले तो बाबूजी ने कहा कि अरे रामू, जब मेम साहब आएंगी ना
तो उनसे चाय कॉफी तो पूछ के ही चाहिए, चूना लगा के। आगे लेकिन फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाबूजी हमसे कहे कि अरे रामू तू घर चले जा, चाय कॉफी तो हम ही बना लेंगे चूना लगा के। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपको इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? गड़बड़? अरे मामा जी तो वैसे ही बोलते हैं तू सारा दिन बड़बड़ करता रहता है। गड़बड़ फिर कहाँ से आ गई? तुझे तो हर कहीं गड़बड़ ही नजर आती है, कभी इधर तो कभी उधर। आज कहीं नहीं मिली तो मामा जी के घर पे ही मिल गई। खैर मेरा क्या है, अब तेरा काम आधा होने वाला है, खुश हो जा। वो कैसे सतीश भैया? अरे भाई इसलिए कि मेरे जाने से तेरा काम आधा कम हो जाएगा पर तेरी जो है बदहजमी बढ़ जाएगी। बदहजमी? हाँ। वो कैसे? अब देख, ये जो तू चूरन लगा करके, चटनी लगा करके, मसाला डाल करके चुगलियां लगाता है ना, वो किसको सुनाएगा? अच्छा, हाँ, तो हम चुगलियां लगाते हैं? हाँ, हैं, शिकायतें करते हैं? बिल्कुल। अरे आने दो बाबूजी को। आने दो। अरे उनसे अगर आपकी चुगली नहीं, हाँ हाँ, मेरा मतलब है शिकायत नहीं की ना तो हमारा नाम भी राम भरोसे कलकत्ते वाले नहीं। हाँ, मैंने तो आते ही बोल दिया था कि गधे की लात पे और रामू की बात पे कभी विश्वास मत करना। खैर कोई बात नहीं, अब मैं बाजार जा रहा हूँ और तू दरवाजा अंदर से बंद कर दे, समझे? हाँ, हाँ, बहुत ठीक है। सारा काम है। और सबसे पहले बैग में से मेरा मोबाइल। अरे क्या हुआ? क्या हो गया सतीश भैया? तेरी बकबक के चक्कर में मेरे ये बैग की जो जिप है ना वो फेल हो गई। फेल हो गई? कौन सी कक्षा में? भाई तू शांत रह। ले, पास हो गई प्रथम श्रेणी में, बस। अरे वाह, अरे पास हो गई। हाँ। अरे सतीश भैया बाहर जा रहे हैं तो तनिक कुछ मिठाई तो जरूर लेके आइएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं तेरे लिए मिठाई भी लेकर के आऊंगा और कुछ चाहिए वो भी बता दियो। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है और अंदर से दरवाजा बंद कर लियो और मेहरबानी करके कान में रुई और चादर उड़ के मस्त हो जाना, ठीक है? ठीक है सतीश भैया, मैं जाऊं? हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते बोलो। नमस्ते सतीश भैया, जाइए जाइए। दरवाजा बंद करो अंदर से। अरे जाइए। तो सुना आप लोगों ने? अरे इनके हिसाब से तो हम चुगलियां करते हैं, कहानियां बनाते हैं। अरे एक बात बताइए जरा आप लोग, हैं? एक तो मोहल्ले भर की सारी खबरें जो हैं वो इकट्ठी करो, हैं? फिर उसमें नमक मिर्च मसाले का तड़का लगाओ, हैं? और फिर इन्हें सुनाओ और फिर इनसे सुनो कि हम किससे करते हैं, कहानियां बनाते हैं। खैर ये तो जा रहे हैं हौसलवा, लेकिन जाने दीजिए। अरे हमारी खबरें और हमारी शिकायतें सुनने के लिए हमारे प्यारे बाबूजी तो है ही ना। अरे उनको सुनाएंगे अपने किस्से कहानियां। वैसे इस सतीश भैया के चक्कर में तो हमारा मजा ही खराब हो गया। अरे अच्छा खासा नाच गा रहे थे, बीच में आके रंग में भंग डाल गए। अरे क्यों ना अपना नाचनवा थोड़ा फिर से कंटिन्यू किया जाए? अरे विजय भैया लगा दीजिए जरा। रामू, अरे ओ रामू, भांग भांग पी के सो गया क्या? दरवाजा खोल। कौन है? आते हैं। इस घर में जब देखो कोई ना कोई आती है। अरे अम्मा जी, अरे आइए आइए, पाए लगो अम्मा जी। कुछ रहा देख ले। भैया कहाँ हैं? बैठिए बैठिए। भैया तो अंदर आराम कर रहे हैं, आपके लिए कुछ पानी वानी लाएगा? पहले भैया को बोल मैं आई हूँ और पानी लेके आएगी। ठीक है अम्मा जी, अभी लाए। राम राम भैया। राम 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 सुमित्रा, क्या हाल है भाई? बड़े दिनों बाद चक्कर लगा, तो सब ठीक हाँ ठाक? हाँ, मैंने सोचा आपसे मिल आऊँ। अच्छा, उसको रे अच्छा। सतीश का हाल भी जाने हूँ, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है क्या? अरे आता है क्या आपके पास? हाँ हाँ, आता रहता है मुझसे मिलता है। चलो अच्छी बात है। हाँ, और बताओ क्या चल रहा है गाँव में? गाँव में और तो सब ठीक है भैया, बस एक और राधे श्याम जी है गाँव में, आप जानते ही होंगे, जो नुक्कड़ में रहते हैं, दुकान है जिनकी। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया। हाँ, उनके यहाँ एक दिन घर चली गई मैं, अच्छा। तो उनकी लड़की ने एक गिलास पानी लेके आई। हम्म। बड़ी खूबसूरत लड़की है भैया,
मेरे तो मन को भा गई। फिर राधे श्याम जी ने मुझसे कहा, सुमित्रा को रिश्ता बता छोरी के लिए, दान दहेज तो देने को है नहीं कुछ भी, बस छोरी छोरी खाली है, कोई रिश्ता बताएगी तो। मैंने कहा हाँ राधे श्याम जी, लड़की तो मुझे बड़ी भा गई, रिश्ता तो हमारे घर में ही है। कैसी बेकार की बातें करती हो तुम सुमित्रा। अरे लड़का पढ़ रहा है वो अभी कॉलेज में सती, तुम उसकी शादी कराने के चक्कर में लग गई। आप उसकी क्यों बोल रहे हो भैया? अरे तो और किसकी शादी होनी है? उसे सतीश कह रहा था ना आपकी दूसरी शादी की बात। वैसे तो मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने गाँव में लड़की देख ली, पक्की भी कर रही तो बात। अरे तुम भी कैसी बातें करने लग रही हो। अरे उस दिन सारी बात हो गई थी, वो बात वहीं खत्म हो गई। मैं इस बात से डरती हूँ भैया, कोई शहर की छोरी आ गई और घर का सत्यानाश उठा देगी। क्या उठा देगी सत्यानाश? अरे शहर की लड़की ऐसी होती है, इसलिए तो मैंने गाँव की ढूंढी है। अरे और लड़की घर बसाएगी, आपकी सेवा करेगी, घर सुधारेगी, घर का सारा काम करेगी, खाना बनाएगी, अच्छा हम आएंगे हमारी देखभाल करेगी, सेवा करेगी। अरे अम्मा जी, अरे ई तो बड़े पते की बात बोली है आप। अरे घर में मेम साहब आ जाएगी तो ससुरा हमारा काम भी जो है ना थोड़ा आधा हो जाएगा चूना लगा के। हाँ, मैं तो अपने भाई की शादी तेरे लिए करूंगी, तेरा काम आधा करने के लिए कर रही हूँ मैं। तो जा अपना काम कर। खड़ा रहता है यहाँ पे भैया, बड़ा सिर चढ़ा रखा, सारी बातें सुनते रहता है, काम कर जाके। अरे अम्मा जी, भैया इसको थोड़ा सुधारो, बिगाड़ दिया एकदम से। अरे हम तो आप ही की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और आप हैं कि हम ही पे चढ़ी जा रही हैं। अरे कोई नहीं, आप गर्म मत होइए, आपके लिए कुछ ठंडा लाते हैं पीने के लिए, चूना लगा के। हाँ, मलाई का समालाई। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि मैं उसे समझाऊं कि तुम्हें समझाऊं। अब तो मुझे ये बताओ कि मैं अपनी उम्र की आधी लड़की से शादी करूंगा क्या? तो उसके बाप को कोई तकलीफ नहीं है तो आपको तकलीफ क्यों है? वो तो खुशी हो गया, उसका भी भला हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा छोरी का। अरे तुम ना बस मुझे ऐसी रहना दो, मुझे कोई भला वाला नहीं करना। और मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ, ये बात अब यहाँ खत्म हो गई, दोबारा मुझे इस बारे में कोई चर्चा नहीं चाहिए बस। अरे भैया सोचो, आप शांति सोचो, जल्दी नहीं है। हाँ सोच लिया मैंने। अच्छा तुम एक काम करो, तुम थकी भी आई हो, अंदर चल के आराम करो और रामू तुम्हारे लिए चाय बना के लाएगा। चलो। अरे भैया सुनो तो सही, अरे मेरी सुन ली बात मैंने। तो सुनो। मैंने सुन ली तुम्हारी सारी बातें बस। मैं तो प्लान करके आई थी कि रिश्ता कराने का बहाना करके ऐसे सीधे बोलती तो मानते नहीं, दूसरी शादी पक्की करा देते, इसलिए मैंने लाई थी रिश्ता। मैं तो कामयाब हो गई मेरे प्लान में। चल सुमित्रा, अब तो ऐश करना रहेंगे। रोज रोज पता नहीं कितना काम करना है, ये सफाई करो वो सफाई करो। दीदी को भी ना एक रोज पुछल्ला लगा देना है, कोई मेहमान आ रहा है सफाई करो, जैसे हम सफाई नहीं करते हैं। अरे कमला, तू तो बाजार जाने वाली थी सब्जी लाने, अभी तक गई नहीं कामचोर। नाना जी सब्जी में ले आई हूँ। ससुरा, इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। क्यों री, तू कब जाएगी सब्जी लाने? अरे नाना जी मैं सब्जी ले आई हूँ। अरे ले आई तो बड़ा एहसान कर दिया। अरे ये बता, चिल्ला क्यों रही है? बहरा समझ रखा है क्या? आराम से नहीं बता सकती? अच्छा कमला, जब तू बाजार गई थी क्या क्या लाई है सब्जी? नाना जी मैं मटर और आलू लाई हूँ। अच्छा, टमाटर और कचालू ले आई है? अरे नहीं नाना जी, मटर और आलू लाई हूँ। अरे कमला, जब तू बाजार गई थी मटर और आलू ले आई है? हे भगवान, इनको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता। मैं कुछ भी कहूँगी ये पता नहीं क्या सुनेंगे। मैं कहो खेत की सुने खलिहान की, दिमाग का दही कर देते हैं। अरे कमला, जब तू बाजार गई थी और सब्जी ले आई है तो साथ में हरी धनिया और मिर्ची भी फ्री मिल जाती, ले आती है? अच्छा अब की बार जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे बार बार बाजार ही जाती रहेगी क्या काम चो? एक ही बार में लाने चाहिए थे ना, साथ में हरी धनिया मिर्ची फ्री मिल जाती, ले आती है? कोई काम तो ढंग से कर नहीं सकती।
अच्छा, आज खाने में क्या बनाया है? नाना जी आज तो बैंगन बन रहा है। अच्छा अच्छा। और जो कल तू बैगन लाई थी उसे कब बनाएगी? हे भगवान, इन बुढ़ाऊ को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। मैं तो गला चिल्ला चिल्ला के दर्द करने लग जाता है, लेकिन ये वहीं पे वहीं खड़े रहते हैं। वो कहावत सुनी है ना आपने, भैंस के आगे बीन बजा, और भैंस को कुछ समझ ही नहीं आता। इनका वही हाल है। अच्छा, उसे तू कल बनाएगी? एक आइडिया आया है। ऐसा करती हूँ, जब इनको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता तो मैं काहे गला चिल्ला चिल्ला के फाड़े पड़ी हूँ। अगली बार मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, खाली मुंह चलाऊंगी। हाँ नाना जी। अच्छा, उसे तू कल बनाएगी। एक काम करियो कमला, एक बैगन बनाइयो तो बैगन का भरता बनाइयो। नाना हाँ। जी, अच्छा, बैगन का भरता तो तू कल बनाएगी, तो आज क्या बनाया है खाने में? हे भगवान, अब इस घर में काम नहीं किया जाता। इन्होंने दिमाग खा रखा है, दिमाग का भंजन कर रखा है। हे भगवान, इन बूढ़ों को अपने पास बुला ले। अरे क्या बड़बड़ कर रही है, बताती क्यों नहीं? बड़ी तेज भूख लगी है, अब पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। नाना जी, पता नहीं क्या बोल रही है भाई। आप लोगों को कुछ समझ में आया? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मटर पनीर। लेकिन खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लग रहा है कुछ अच्छा बना रही है। इन्होंने तो इतना टाइम मेरा बर्बाद कर दिया है। सारा काम अभी पड़ा हुआ है। अभी वो दीदी आएंगी, वो और चक्कर मकर करेंगी। अभी मैं जाऊं? हे भगवान, मेरी सब्जी भी पड़ी हुई है। इनके साथ तो सारा समय बर्बाद हुआ जा रहा है। चलो, पता नहीं क्या बोल रही थी। जब तक ये बना रही है, खुशबू तो अच्छी ही आ रही है, तो बैठ कर आराम से मजे में कोई अच्छा सा गाना है सुन लो। बंगला बने न्यारा, बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बात में तारा, बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने। अरे पिताजी, ओ पिताजी, अरे पिताजी, अरे ये तो ऐसे मानते ही नहीं है। अरे गाना क्यों बंद कर दिया? अरे पिताजी, कितनी तेज आवाज में गाना सुनते हैं आप, और जब गाना सुनते हैं ना तो कुछ और नहीं सुनते। अरे तो मुझे क्या बहरा समझ रखी है क्या? हाँ। पिताजी, मैं काम से आई थी आपके पास। अच्छा, मेरे कॉलेज के जमाने के साथी आ रहे क्या हैं। क्या हाथी आ रहा है? अरे ससुरा हमारा घर है या चिड़ियाघर कि आज हाथी आ रहा है, कल बैल आएगा? अरे घर को तो घर ही रहने दे, चिड़ियाघर तो मत बना। अरे पिताजी, कोई हाथी नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ मेरे कॉलेज के जमाने के साथी आ रहे हैं। अच्छा, ये बता। हाँ, ठीक ठीक। तो मैं आपसे कह आनंद। रही हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि जब मेहमान आएंगे ना तो कृपा करके अंदर चले। क्या कहा? बंदर? अरे भगवान। अरे कहाँ है बंदर? अरे पिताजी, कोई बंदर नहीं है, कोई हाथी नहीं आ रहा। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अंदर बैठ जाइएगा। अंदर? पता नहीं कौन सा ससुरा कमरे में हीरे जवाहरात इसने रख छोड़े हैं जिसकी मुझे चौकीदारी करनी है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा अंदर। पहले मेहमान तो आ रहे हैं ना, आने दे मैं चला जाऊंगा। मैं कह रही हूँ मेहमान के आने से पहले आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे कहानी बेटा, जी पिताजी। एक कप गर्मा गर्म चाय पिला देती। चाय बनाने जा रही हूँ। अरे 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 देखिए ना आजकल के औलादों को, एक कप चाय के लिए क्या कर दिया, कान से उतार कर चली गई। बताइए, एक बूढ़ा इंसान
घर में बैठा हुआ 7-8 कप चाय पी ले तो पता नहीं इन लोगों पर कौन सी आफत टूट पड़ती है। कोई बूढ़ा इंसान चाय भी नहीं पी सकता इन लोगों की कलयुगी औलादों के चक्कर में। चलो। अरे कमला, अरे देख तो दरवाजे की घंटी बज रही है। नहीं सुनाई देगा। अरे कामनी बेटा, अरे देख ले दरवाजे की घंटी बज रही है। देख लिया ना, किसी को नहीं सुनाई देगा। अब मुझे बहरा समझते हैं। अब बुढ़ापे में भी चैन से रहने नहीं देते हैं। अब मुझे ही दरवाजा खोलने जाना पड़ेगा। ओ मिस्टर, आ गए? आओ आओ, आ जाओ जी। राम राम। आ जाओ बैठ। बाबूजी राम राम। आम लाए हो? कहाँ है आप? नहीं मैं आम तो नहीं लाया हूँ। अरे तो छड़ी तो लाए होगे। छड़ी? छड़ी क्यों लानी थी मुझे? तुम्हें गली में बंदर मिले नहीं क्या? जी नहीं, मुझे तो कोई बंदर नहीं मिले गली में। लाए न, लाठी लाए, खाली हाथ हिलाते चले। आज बैठ। जी मैं अगली बार आऊंगा तो जरूर लाठी लेकर आऊंगा। देखो मिस्टर, लाठी जरूर लाना। हाँ, आम भी लाऊंगा, लाठी भी लाऊंगा। आज बैठ। अरे विनोद, तुम आ गए? हाँ काम नहीं। और सब ठीक है? हाँ बिल्कुल सब ठीक है। और क्या कह रहे थे पिताजी? अरे कुछ नहीं, वो तो बस यूं ही बातें कर रहे थे मुझसे। देखो, इनकी बातों का बुरा मत मानना, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं ना। अरे इसी नहीं, बात नहीं। का कुछ और मतलब निकाल। नहीं काम नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं समझती हूँ। मैं इन्हें जरा अंदर भेज के आती हूँ। हाँ। अरे कामनी बेटा, इन्हें लाठी के लिए नहीं बताया था क्या? अरे पिताजी, ये लाठी क्यों लाएंगे भला? अरे गली में बड़े बड़े बंदर जो घूमते रहते हैं। आपके पास लाठी है तो? अरे ये तो मेरी लाठी है। अरे बाबूजी, ये अगली बार ले आएंगे लाठी। लाठी जरूर ले आइएगा। जी हाँ, ले आएंगे। आप ऐसा करो ना, मैंने चाय अंदर रखी है, आ जाइए अंदर, चलिए। फिर अंदर? अरे कोई इंसान 2 घड़ी किसी से बैठ कर बात भी नहीं कर सकता क्या? और इसको बार बार अंदर चलिए, अंदर चलिए। ठीक है, चला जाऊंगा। हाँ। तो बाहर कहाँ जा रहे हो? अंदर चलिए ना पिताजी। सुना, सारे दरवाजे का तो रंग एक ही तरह है। इस लड़की से 50 बार बोला कि कम से कम दरवाजे का रंग तो अलग करवा देती, पता भी चलता किससे अंदर जाना है और किससे बाहर। अच्छा पिताजी, मैं दरवाजों के रंग बदलवा दूंगी। अभी तो आप अंदर चलिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है। ठीक है, ठीक। अरे कामनी बेटा, सुन तो जरा। हाँ जी। अरे आज तो मेहमान आए हैं, कुछ तो खाने के लिए मंगवाया ही होगा। समोसे तो आए ही होंगे और साथ में रसगुल्ले भी तो होंगे। हाँ। एक काम करियो, मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे लिए भी अंदर लड़की यही हो। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है। अरे आज तो मेहमान आए, रसगुल्ले आए होंगे और समोसे भी साथ में होंगे। आते ही लपेट लूंगा। हाँ। ये लो विनोद, पानी पियो। और आखिर मिल ही गई फुर्सत तुम्हें? है क्या बात है, बड़े बिजी रहते हो क्या? अरे नहीं काम नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। और इतना भी कोई बिजी नहीं रहता। तो दरअसल क्या है ना कि पिछले दिनों गांव से मेरा भांजा आया हुआ था। अच्छा। अरे बेचारा बहुत परेशान था यहाँ कॉलेज में हॉस्टल के लिए। अब हॉस्टल मिल गया है तो वहीं शिफ्ट हो गया है। अच्छा। आ जाता है कभी कभार मिलने, बस उन्हीं सब चक्रों में उलझा हुआ था और इतना कोई बिजी भी नहीं रहता। और तुम बताओ, भाई बेटे की तो अच्छी खासी जॉब लग गई है। अब उसकी शादी वादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ विनोद, बेटे की जॉब तो अच्छी लग गई है। वैसे एक लड़की भी है उसकी नजर में। अच्छा। दोनों साथ काम करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं।
तो सोच रही हूँ कोई अच्छा सा मूड देख के दोनों के हाथ पीले कर दूं तो मुझे भी कुछ राहत मिले। और वैसे लड़की वाले भी जल्दी करने को कह रहे हैं, पर थोड़ी सी अड़चन सी लग रही है, मुझे दिक्कत सी लग रही है। दिक्कत कैसी कामनी? दरअसल मैंने ये सुना है कि बेटे के ऑफिस की एक नई ब्रांच बरेली में भी खुलेगी और स्टाफ में से कुछ लोगों का उधर ट्रांसफर भी होगा। अच्छा तो अब सोच रही हूँ कहीं बेटे का ट्रांसफर हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो जाएगी। अरे तुम भी कमाल करती हो कामनी। अरे भाई बच्चे जॉब करेंगे तो उनके ट्रांसफर भी होंगे ना, इसमें दिक्कत की क्या बात है? वैसे तुम्हारा क्या विचार है, तुम भी साथ ही जाओगे उनके? अब देखो बेटा कह तो रहा है साथ चलने को, पर मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। कह रहा है मम्मी अगर मेरा ट्रांसफर हुआ तो चल लेना आप साथ में। अब बताओ मेरा यहाँ घर है, बेटी पढ़ रही है, आस पड़ोसी हैं, कुछ उनसे आना जाना है, कुछ नाते रिश्तेदार भी रहते हैं। अब इतनी जिंदगी कट गई है तो आगे भी कट जाएगी। अब वैसे मेरी एक NGO से भी बात चल रही है तो मैं सोच रही हूँ वही ज्वाइन कर लूँ। वैसे ये बताओ चाय तो पियोगे ना? अरे चाहे तो मैं जरूर पीऊंगा कामनी। मैं तो ये कह रहा हूँ अच्छा सा मुहूर्त देख के बेटे की शादी कर दो। और देखो किसी तरह की मदद की कोई भी जरूरत पड़े मुझे जरूर बता देना। हाँ विनोद बिल्कुल बताऊंगी। अरे भाई तुम्हें नहीं बताऊंगी तो भला किसे बताऊंगी? देखो कमर कस के तैयार है ना, सारी भागदौड़ तुम्हें ही करनी अरे है। तुम बेफिक्र हो जाओ बेटा। हाँ चाय बनाकर लाती हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। कामनी दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ हाँ बोलो। मुझे नहीं आ रहा कैसे बोलूं। अरे चलो छोड़ो, खैर फिर किसी दिन बात कर लेंगे इस बारे में। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम इतना हिचकिचा रहे हो? नहीं तुम रहने दो, बाद में बात करेंगे। अच्छा मैं चाय बनाकर लाती हूँ फिर बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे कामनी सुनो, एक काम करो, तुम मुझे ना एक पेन और पेपर दे दो। पेन और पेपर का क्या करोगे? अरे दरअसल जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो मैं शायद बोलकर नहीं कह पाऊंगा। अरे मैं लिख कर दे दूंगा। हद करते हो विनोद तुम भी। अच्छा चलो ये लो, ये मेरा हिसाब का पेन है, इसमें लिखो। मैं बस चाय बनाकर अभी लाई। ठीक है। ये लो विनोद, चाय पियो और दिखाओ क्या लिखा है तुमने। अरे तुम चाय पी लो, आराम से बाद में देख लेना। अरे पी लूंगी, दिखाओ तो सही। अरे क्या हुआ कामनी, तुम कुछ बोलोगे नहीं? नाराज हो गए? मुझे मालूम था तुम बुरा मान जाओगे। विनोद तुमने बात ही ऐसी की है। देखो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम ऐसी बात करो। मुझे तुमसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। अरे कामनी मैं दोस्त हूँ, इसीलिए तो ये बात कहने की हिम्मत कर सका हूँ। देखो मैंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अरे वो तो उस दिन जब तुम घर आई थी तो मेरे भतीजे ने मुझे ही सुझाया कि क्यों ना मैं तुमसे बात करूं, और बस यही सोचकर मैं तुम्हारे पास इस बारे में बात करने आया हूँ। नहीं विनोद, ये नहीं हो सकता। तो आप बताओ कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और तो और हमारे बच्चे क्या कहेंगे, उनसे हम नजरें कैसे मिलाएंगे? नहीं विनोद, ये नहीं हो सकता। अरे कामनी तुम तो नाहक ही परेशान हो रही हो हैं? ये बताओ कल तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी, हो सकता है वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहने चला जाए, और कामनी फिर हम ऐसे नहीं मिल सकते। हमारे समाज में एक स्त्री और एक पुरुष सिर्फ दोस्त होकर नहीं रह सकते, उन्हें इस रिश्ते को कुछ नाम देना ही पड़ता है। और कल लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और कामनी समाज क्या है? समाज हम और तुम ही तो हैं। देखो विनोद, तुम्हारी सब बात सही है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन विनोद फिर भी ये मुझसे नहीं होगा। देखो कामनी, हमारा समाज अब बदल रहा है और आगे और भी बदलेगा। बस
हमें ही ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। और तुम अभी कह रही थी ना कि तुम किसी का भला करना चाहती हो, तो तुम क्यों नहीं मेरा हाथ थामकर, मेरा जीवन साथी बनकर हम दोनों मिलकर लोगों का भला कर सकते हैं। विनोद, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा भी नहीं है। देखो, तुम मेरे दोस्त हो वो बात सही है, लेकिन मैंने सुभाष के साथ एक अरसा गुजारा है। उनके साथ गुजारी हुई यादों को आज तक मैंने संजो के रखा है। और तुमने अपनी पत्नी की, कभी कभार अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करते होगे ना? क्यों नहीं करते क्या? विनोद, हम दोस्त बनकर भी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकते हैं। सही कहा तुमने कामनी। मुझे ये लगा था कि यदि हम एक दूसरे का हाथ थामे और इस अधूरे सफर को एक साथ मिलकर पूरा करें तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। तुम इस विषय में आराम से सोच लो। पहले अपने बेटे की शादी कर लो, उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ और फिर इस विषय में सोचकर मुझे जवाब देना। और कामनी, वैसे भी मैंने इस बारे में पहले इस तरीके से कभी भी नहीं सोचा था। और ये तुमने सही कहा कि हम दोस्त होकर भी तो जिंदगी गुजार सकते हैं। देखो, तुम्हारे हर जरूरत में मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जो है तो फिर भी इस बारे में अच्छी तरह सोचकर और तब मुझे बताओ। इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं। अच्छा विनोद, तुम्हें एक बात बताओ, तुम मर्द हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो कि कोई औरत अकेले जिंदगी के सफर में 2 कदम भी नहीं चल सकती? उसे हमेशा किसी न किसी का हाथ थामने की जरूरत पड़ती ही है, चाहे वो उसका पति हो, पिता हो, भाई हो या बेटा ही क्यों ना हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल मेरा कोई बुरा समय होगा तो तुम मेरे साथ खड़े होगे ना? अब तुम्हारी परेशानी में मैं तुम्हारे काम आऊंगी ना, तो फिर हम दोस्त बनकर भी रह सकते हैं ना? अरे कामनी, तो गलत समझ रही हो। देखो, मैंने इस बारे में पहले कभी भी इस तरीके से नहीं सोचा। वो तो उस दिन मेरे भांजे ने जब हमें देखा, हमारे अकेलेपन को देखते हुए, उसने मुझे ये सुझाया कि क्यों ना मैं तुमसे बात करूं इस बारे में। सही है विनोद, तुम्हारे भांजे ने सुझाया और तुम तो सब फाइनल करके चले आए। नहीं विनोद, ये नहीं हो सकता। देखो कामनी, तुम मुझे गलत मत समझो। इस विषय में और थोड़ा सोचो और अच्छे से टाइम लो और तब मुझे इसका जवाब देना। और कामनी, अब मैं चलूंगा, काफी देर हो गई है। तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। आप थे हम सब आप थे हम सब फिर लगी ये नजर सब गया है। फिर लगी ये नजर सब गया है। हो गए दूर तुम अरे दैया, जिस दिन से विनोद बाबू बीवी जी से मिलके गए हैं, घर में ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा है कि क्या बताएं। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे शमशान।
कोई ना किसी से बोल रहा, ना बतिया रहा, ना कोई हंसी, ना चाय की चुस्की। हमको वैसे काम बहुत कम हो गया, पर हमको अच्छा नहीं लगा। सबके मुंह ऐसे लटके हैं जैसे हम सब्जी में आलू ही ना डाले हो। और वो सुरभि बिटिया एक दिन इतना चिल्लाई, हम घर में नहीं रहेंगे, हम घर से चले जाएंगे। हमको तो ऐसा लगा कि कहीं इम्तिहान में फेल ना हो गई, लेकिन नहीं, बात तो फिर वही अटकी विनोद बाबू पर। एक बात कहें भैया, माँ बाप ना बच्चन के लिए दिया की बातियां जैसे होते हैं, सारी जिंदगी जलते रहते हैं। और किस लिए? बच्चन को रोशनी देने के लिए। और ये आजकल के बच्चे खाली आपन सोचते, इनको कोई मतलब नहीं है कि हमारी माँ के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या भावनाएं हैं। ये खाली अपने ही सोचते हैं। दीदी को देख के आजकल हमको बहुत दुख है, हमारा कलेजा ना मुंह को आता है। पर हम क्या करें, हम तो ठेले नौकरानी, हमारा कोई हक तो बनता नहीं कुछ बोलने का। भाई आओ काम करो जाओ, तो बस ठीक है, हम काम करें और जाए, हमें क्या करना है, जो होए सो होए। बेटा? हाँ माँ आ गई है। बैठो। आज तो कितनी गर्मी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ। तो पानी पियो। और तुम्हारा दिन तो अच्छा गया ना कॉलेज में? हाँ सब ठीक था, वही ट्रैफिक था, लेकिन बाकी सब ठीक ही था। देखो बेटा, सारा खाना रेडी है, बस ये मैं सैलेड ही काट रही थी। और तुम मुँह हाथ धो, कपड़े बदलो, बस मैं खाना लगाती हूँ। हाँ माँ, मुझे भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन मुझे ना आपसे कुछ बात भी करनी थी। बात करनी थी? देखो बेटा, अगर फिर कोई बात करनी है ना तो उसे छोड़ो। देखो बेटा, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अरे घर में इतना कलेश हुआ है, इतनी लड़ाई झगड़ा हो गया है, उस बात को छोड़ो। अब वो बात है ही नहीं। लेकिन माँ, मुझे इस बार आपको सॉरी कहना था, क्योंकि जैसे मैंने पहले रिएक्ट करा, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए। फिर मेरे भाई से भी बात हुई और उन्होंने भी मुझे काफी समझाया, और अब मैं इस टॉपिक को काफी डिफरेंटली देखती हूँ। बेटा देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, अब ये बात खत्म हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि फिर से घर में वही माहौल बने। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, विनोद अंकल बहुत अच्छे इंसान है बेटा, उनकी रिस्पेक्ट करना। जैसे तुम पहले किया करती थी, उनके साथ मिसबिहेव ना करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ, उनसे मिसबिहेव करने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मुझे ये जरूर कहना था कि मेरे और भाई दोनों का कुछ ऐसा कहना है कि आपको विनोद अंकल का प्रपोजल मान लेना चाहिए। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तुम मेरी बात सुनो, मुँह हाथ पैर धो, कपड़े चेंज करो, आओ खाना खाने आओ। अरे माँ, आप थोड़ा सोचो ना इस बारे में, इस बात में क्या बुराई है? बेटा कह दिया ना, अब ये बात यही खत्म हो गई, इस बारे में वो कोई बात नहीं करेगी। अरे माँ, थोड़ा आप सोचो ना। माँ मेरी बात तो सुनो माँ। अरे यार, अब तो माँ मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। काश मैंने उनसे कभी ये झगड़ा ही ना करा होता। देखा आप सबने, यह सिर्फ हमारे घर की ही कहानी नहीं है। मेरी माँ और विनोद अंकल जैसे अनगिनत अकेले जीवन यापन करते हुए लोगों की कहानी। आप सभी बताइए,
आप मेरी माँ के निर्णय को कहाँ तक उचित मानते हैं? क्या उनको सिर्फ यही सोचना चाहिए कि ये समाज, हमारा परिवार, हमारे बच्चे क्या कहेंगे? और क्या उनको सिर्फ यही सोचते सोचते आगे भी एकाकी जीवन ही जीना चाहिए? या फिर उनको विनोद अंकल का प्रपोजल मान लेना चाहिए और दोनों को अपना अपना अधूरा सफर एक साथ मिलकर तय करना चाहिए? अब हम इस बात का निर्णय आपके हाथ में छोड़ते हैं। वाले आर्टिस्ट भी आते हैं, जीत और सौरभ और आदित्य। आप भी आ जाइए आदित्य। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मैं ग्रुप के फाउंडर अनुराग गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि सब आर्टिस्टों का परिचय कराएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे ग्रुप की तरफ से। इतनी गर्मी में भी यहाँ आए और हमारे सभी कलाकारों का बहुत बहुत उत्साह बढ़ाया और आपका ये उत्साह जो है हमें और ज़्यादा करने की प्रेरणा देता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसी समय समय पर और ऐसी प्रस्तुतियाँ लाएं जो कि आपका मनोरंजन भी कर सकें और साथ साथ समाज में एक मैसेज भी दे सकें। तो जो समस्या हमने इसमें उठाई थी, ये समस्या बहुत कॉमन भी है और शायद इस बारे में ज़्यादा इस विषय पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन जैसा इसमें कहा गया था कि हमारा समाज अब बदल रहा है और आगे और भी बदलेगा, तो हमें शायद उसी नज़रिए से सोचना पड़ेगा और आने वाले समय में अपने नज़रिए को भी बदलना पड़ेगा। तो मैं परिचय कराता हूँ जल्दी से अपने सभी कलाकारों का। तो इनसे आप मिल चुके हैं, आदित्य उत्पल, प्लेबैक सिंगर, ये हमारे सीनियर कलाकार हैं और आज इन्होंने हमारी म्यूजिक और लाइट म्यूजिक लाइट में जो कि हमारे काफी सीनियर कलाकार हैं। उसके बाद मिसेस मौर्य हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये आज जो है किसी भी स्टेज पे इन्होंने पिछले 10 दिन में ही इस रोल को तैयार किया है। तो बहुत ही ये हमारी सुमित्रा बहन मंजू जी, क्या बात है मंजू? तो मंजू जी का और इनकी चाल भी कामयाब हुई इस मंच पे आज। और इसके बाद है आराध्या, राइट? तो आराध्या जो है वो हमारे सबसे, तो आप ये देखिए कि इसमें जो की मैसेज था पूरे मैसेज का, वो हमने नई जनरेशन के थ्रू दिया है। यही सबसे आने वाली जनरेशन को इस तरफ सोचना पड़ेगा। उसके बाद कमला जी, भावना जी बेहतरीन और रामू के रोल में ये अपने कलकत्ता और हरिशंकर जी, अभी सुन लिया इन्होंने। तो हमारे टीम के सबसे सीनियर कलाकार बाबू भाई सिंधे, और जिन्होंने इस नाटक को लिखा और हम सभी को करीब 1-1.5-2 महीने उंगलियों पे नचाया।
गुप्ता जी और मैं अनुराग गुप्ता। अभी मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर विजय कुमार से, आप जरा स्टेज पे आए और हमारे कलाकारों को सर्टिफिकेट्स देकर उनका हौसला बढ़ाएं। डॉक्टर विजय कुमार। डॉक्टर विजय कुमार जो है मैक्स हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहला सर्टिफिकेट है आदित्य उत्पल, जिनका आपने अभी बैकग्राउंड में जो एक अधूरा समर टाइटल सॉन्ग था, इनकी आवाज में था। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका पूरा गाना सुनेंगे, लेकिन आपने कोरस में हमसे विवेक यादव। चलते जाइए। कुमार सौरभ, ये कुमार सौरभ और जीत हमारी। तो ये दोनों स्टेज पे नहीं आए तो पहले इनका इंट्रोडक्शन में करा देता हूँ। जीत और सौरभ ये भी हमारे ग्रुप के पुराने कलाकार हैं और आज इन्होंने जो है मंच सज्जा। विक्रम कुमार, इन्होंने भी आज लाइट और म्यूजिक संभाला हुआ था। आनंद बैक स्टेज सपोर्ट में। हरिशंकर जी को आपने मेरे पिताजी की उम्र में कैरेक्टर में देखा, वो मेरे से भी छोटे हैं। मंजू जी, जिनको आपने सुमित्रा देवी की कैरेक्टर में देखा। भावना सक्सेना। आप बंगाली हैं क्या? नहीं नहीं, तो बिल्कुल आपने बंगाली टच दिया है। ओम मौर्य जी। आराध्या, हमारे ग्रुप की सबसे छोटी कलाकार। राहुल मसारी। भोजराज उर्फ बाबू। रामजी के कैरेक्टर में थे। पहले देखा था कि पहले फर्स्ट टाइम? ये वाला नहीं देखा है। मैंने आपके ग्रुप के बहुत सारे प्ले देखे हैं और कुछ लोगों को मैंने मैच्योर होते हुए देखा है। दे हैव बिकम वेरी गुड टैलेंटेड एक्टर्स, स्पेशली अनुराग जी, अदिता जी का तो मैं बड़ा इंटरेस्ट हूँ। और इनकी टीम के कई कलाकारों को मैंने पहली बार देखा इसमें, तो लग नहीं रहा था कि पहली बार वो प्ले कर रहे हैं। दे बिन लुकिंग लाइक कि सीजन प्लेयर्स हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने पहली बार किया। और मेरे ख्याल से 2-3 के अलावा तो सब नए लगे थे मुझे, काफी नए। बट इट वॉज अपीयरिंग कि सब प्रोफेशनल हैं एंड दे आर गुड एसेट टू द ग्रुप। इनके हर मैं मेरे ख्याल से 6-7 प्ले देख चुका हूँ। कोई ना कोई एक ही मैसेज जरूर मिलता है विच इज़ गुड फॉर दिस सोसाइटी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नाटक का जो थीम है, नाटक तो हमारे समाज का ही आईना है। और मेरे अपने स्कूल जिसमें मैंने काफ़ी साल अध्यापन कार्य किया है, उनकी हेड मिस्ट्रेस भी आई हुई है हमारे बीच में, रीनी मैडम जी। आप भी आइए जरा सा। तो स्कूल में मुझे बच्चों के लिए छोटे छोटे आधे घंटे तक के नाटक करने का अवसर मिला। और कभी कभी एनुअल फंक्शन जो स्कूल के होते थे उस टीम का भी हिस्सा बनने का मौका मिला। और स्कूल वालों ने, टीचर्स ने, सबने हमेशा प्रोत्साहित किया कि उसका आज ये नतीजा है कि रिटायरमेंट के बाद हम ये इस तरह से सोशल मैसेजेस पे नाटक कर रहे हैं। तो अब पता नहीं, शायद आप तक आवाज़ें हम लोगों की कम पहुंच रही होंगी, थोड़ी दिक्कत तो रही होगी।
तो अगर आप इस नाटक या इस विषय पे कुछ भी अपना कहना चाहे, 2 शब्द जरूर कहिए। हम चिन्मय विद्यालय में एक दूसरे को हरिओम कहते हैं, तो हरिओम। नीता मैम जी ने जैसे आज ही इनका मैसेज आया मुझे कि आप नाटक देखने आए, अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ, ठीक है, आई एम 60 एंड दिस मंथ ओनली आई एम रिटायर। तो जैसे ही उनका मैसेज आया तो मैंने कहा ये शुभ अवसर तो छोड़ना चाहिए नहीं, क्योंकि विद्यालय में भी हमने इनको बहुत देखा है और इनका समाज को बदल डालो पुस्तिका अभी भी मेरे पास है। ये हमेशा से ही अच्छा काम कर रही हैं और अभी भी इनका काम अच्छा चल रहा है और हमारी यही प्रार्थना है भगवान से और हम सबसे ये आवेदन है, निवेदन है कि हम आए और इनका उत्साहवर्धन करें, कुछ सीख लें और समाज को बदल डालें। तो एक सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे बीच में, राजकुमार जी। आपने ये वाला पहले देखा है, फर्स्ट टाइम देखा है? फर्स्ट टाइम देखा है। तो कुछ अपने जो भी आपकी फीडबैक है जरूर दीजिए ताकि आगे के मंचनों में हम उसका। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार भागचंदानी है और मैं नाटकों से करीब 10 साल से जुड़ा हूँ। आफ्टर माई रिटायरमेंट, रिटायर हुए 10 साल हो गए और इनके साथ मैंने 2-3 नाटक किए हुए हैं और दोनों जने इतने सीनियर के साथ काम करना और उनके साथ जो काम करने का मुझे ज्ञान मिला, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अभी भी हम सब लर्निंग स्टेज पे ही हैं, जो भी हैं अभी भी यहाँ पर, और लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो जीवन का रंगमंच हो चाहे नाटक रंगमंच हो। सब कलाकारों ने बहुत ही बेहतरीन अदाकारी की है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा। अभी 19 तारीख को मैंने मैं कलंकित नहीं, मैंने अक्षरा थिएटर में किया और इसके अलावा भी 2-3 प्ले किए हुए हैं। 2 फिल्में कर चुका हूँ, अभी अगले महीने रिलीज होने जा रही हैं। ये मौका मिला मुझे इस तरह करने का, तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट अभी सितंबर में और होने जा रहा है एंड सो ऑन। तो कभी कभी लगता है कि इस 70 साल की उम्र के में हमें फिल्में मिलना भी एक मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। और नीता जी से क्या कहूँ, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, मतलब स्टेज का संचालन और जो मैंने पटकथा लिखी है समाज को बदल डालो, और उससे पहले भी और ये अधूरा, ये सब्जेक्ट जो है मैं तो कहूँगा जलवंत है और अभी बड़े बुजुर्गों को ये सोचना चाहिए कि अगर हैं तो वो हमें आगे बढ़े। और बच्चे भी आजकल उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। जो पहले था कि बच्चे नहीं कहते थे कि ना ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर एक को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं और इन्होंने उस सब्जेक्ट को लेके समाज को आगे बढ़ाया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारा दुर्गेश जी, एक हमारे बहुत सीनियर कलाकार आए हुए हैं। दुर्गेश जी, कुछ अपने 2 शब्द आप कहें, आइए। और उसके बाद विवेक, आपने पहले किया हुआ है जब हमने 6 कैरेक्टर्स के साथ किया था। आशीष ने तब किया था। जब तक कुछ फीडबैक दें कि हमने जो कैरेक्टर्स ऐड किए हैं उससे कुछ वैल्यू हम डाल पाए कि नहीं, तो आप फीडबैक देंगे। मैं तो क्या कहूँगा, सभी ने बहुत सशक्त अभिनय किया और कोई भी ऐसा नहीं लगा कि भाई कोई जैसे अभी बता देंगे 10 दिन में ही तैयार किया। बहुत बढ़िया था। सबसे अच्छी बात है कि नाटक में मैसेज था और थिएटर जो है समाज को कुछ अच्छा मैसेज देने की कोशिश करता है। इसमें कोई कमाई वमाई नहीं होती, इसमें अपने घर से ही लोग घर फूंक तमाशा देखते हैं। इसकी एक लाइन है कि जो घर फूके आप न चले हमारे साथ। थिएटर की सबसे बड़ी लाइन यही है, इससे बड़ी कोई लाइन नहीं है। खाली ये समाज को अच्छे मैसेज देने की कोशिश करता है। अभिनय में हो सकता है हम कभी अच्छा कभी थोड़ा निम्न स्तर का भी अभिनय कर जाएं, लेकिन मैसेज पकड़ लीजिए आप और कुछ मत पकड़िए। बाकी सब बहुत बढ़िया कलाकार थे और डायरेक्टर बहुत अच्छी है। मेरे साथ अभी जयपुर करके आई है हमारे साथ में ये अभी बैठे हैं, ये भी कलाकार हैं।
अभी हम लोग जयपुर करके आए हैं 2 नाटक थिएटर के ही, सोन मछरिया और सुल्ताना। दोनों अलग अलग सब्जेक्टों पर है। एक है मछुआरों की समस्या पर और एक है लड़कियों की समस्या के ऊपर, और तीसरा ये नाटक इन्होंने कर दिया अधेड़ों की समस्या पे। बुजुर्ग नहीं, अधेड़ है। बुजुर्ग तो बेचारे कहाँ शादी होती है। यदि सफर अधूरा रह गया तो बुजुर्ग की तरफ जाएंगे। मतलब आधे सफर में कोई साथी ढूंढ लो। इसका मैसेज सीधा सा ये है, क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, बच्चे अपनी शादियां करके अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, तो आपको अपनी कुंठाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं और अपनी अच्छे बुरे जो चीजें हैं उनको किसके साथ आप भागीदार बनेंगे। तो भागीदार तो चाहिए ना, चाहे कोई दोस्त के रूप में हो। तो इसका सीधा सा मैसेज है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं, आप तो डॉक्टर हैं, एकाकी जीवन जो है वो सबसे बड़ी बीमारी होता जा रहा है। लोगों पे पैसा है, बात करने वाला कोई नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको सुबह उठा करके ले जाते हैं हॉस्पिटल और फिर रात को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं है मुझे, आप डॉक्टर ज्यादा जानते होंगे। कहने का मतलब है कि समाज को दोबारा से जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि पैसा जैसे जैसे आता चला जा रहा है ना लोगों में, वैसे वो एकाकी जीवन में चले जा रहे हैं और वहां पर जाकर वो बहुत सारी कुंठाओं में खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छा नाटक था, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।